रिजर्व सीट तो मुसलमान अपनी दे सकते हैं, तो वो तो मानी बात है, वहाँ से हम किसी न किसी दलित कैंडिडेट को ही खड़ा करेंगे। और बाकी 3 सीटें जो हमारी है, तो वहाँ पर हम ये ऐसा समीकरण बनाएंगे कि देखेंगे कि जो अच्छा समीकरण होगा उसके बाद मुसलमान और नॉन मुस्लिम दोनों को मिलाकर हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। 2025 का इलेक्शन है, अब तो सब सामने ही है, 1 साल भी नहीं ज़्यादा समय रहा है। तो ये 4 जो उपचुनाव है, तो एक तरह से सेमीफाइनल समझ सकते हैं, उसकी तैयारी हम यहाँ पर मजबूती से लड़ेंगे। तो ये बार बार किसी को वोट कटवा करवा, कहीं पर मैं सवाल कर रहा हूँ कि राजद जाकर दिल्ली में इलेक्शन लड़ती है तो किसका वोट काटती है? तो यह कांग्रेस जो है कल मगरबी बंगाल में इलेक्शन लड़ती है तो तृणमूल का वोट काटती है। तो वो कोई बात, तो ऐसी बात नहीं है कि कोई लालू जी के साथ उनका जो है हमारा कोई ये हो गया है, कोई बॉन्ड बन गया है कि हम उन्हीं को वोट देंगे। हम तो सब लोगों को बिल्कुल पार्टी वोट देते हैं, भाजपा के अलावा हम सारी पार्टियों को वोट देते हैं। मुसलमानों का ये घाव जो है तरोताज़ा है, तो ये चुनाव जो होगा, और ये चुनाव सरकार बनाने और बिगाड़ने का नहीं है। ये अपनी ताकत, अपनी क़यादत की बात जो लगातार मुस्लिम समाज जिसके लिए लड़ रही है, तो ये एक मौका है अपने आप को साबित करने का कि भाई हम अपनी क़यादत कैसे मजबूत करें और अपनी पार्टी को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया कि बिहार की रिक्त पड़ी 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होना है। अब देखिए, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारी में जुट चुकी है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है, जो दूसरे चरण की यात्रा पर निकले हैं, वो कल अपना यात्रा समाप्त करके चुनाव में लग जाएंगे। मतलब समझिए कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। यूं भी कहा जा रहा है कि ये 2025 का सेमीफाइनल होने जा रहा है। सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। आज प्रशांत किशोर ने तरारी से अपने प्रत्याशी का नाम भी डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले बिहार में इस चुनाव की तैयारी AIMIM ने शुरू की थी, तो कहां पहुंची है वो तैयारी? क्या प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं और रणनीति क्या होगी? इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आफ्ताब अहमद है, पार्टी के फाउंडर मेंबर है बिहार में और महासचिव है। सर, तैयारी बड़ा शांत माहौल लग रहा है। तैयारी किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? क्या प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर दिए गए? कई तरह के सवाल। हमारे यहाँ कोई शांति नहीं है, शांत माहौल से नहीं है। हम काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और करीब करीब 2 महीने से हम गया के जो इमामगंज की सीट है, बेलागंज की सीट है, कैमूर की सीट जो है हमारी रामगढ़ की सीट है, तो हम लोग गए हैं वहाँ से। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब हैं, राणा रंजीत सिंह हैं, हमारे आदिल साहब हैं, ये सारे लोग गए हैं। हम लोगों ने विज़िट किया है, वहाँ से लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से मिले हैं, बातचीत की है। कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हमारा तकरीबन तय हो चुका है, तो हम समय पर उनका ऐलान करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी तैयारी चल रही है, मजबूती से चल रही है। इमामगंज सर रिजर्व सीट है, तो 4 सीटों पर तरारी हो, रामगढ़ हो, इमामगंज या बेलागंज, क्या चारों से मुस्लिम ही उतरेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी मुसलमानों की ही पार्टी कही जाती है। ये तो रिजर्व सीट है, तो रिजर्व सीट तो मुसलमान अपनी दे सकते हैं, तो वो तो मानी बात है, वहाँ से हम किसी न किसी दलित कैंडिडेट को ही खड़ा करेंगे। और बाकी 3 सीटें जो हमारी है, तो वहाँ पर हम ये ऐसा समीकरण बनाएंगे कि देखेंगे कि जो अच्छा समीकरण होगा उसके बाद मुसलमान और नॉन मुस्लिम दोनों को मिलाकर हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। जैसे रामगढ़ से राजपूत ही लड़ रहे हैं, अजीत सिंह लड़ रहे हैं, जगदानंद सिंह के बेटे हैं। इधर अशोक कुमार सिंह बीजेपी से लड़ रहे हैं। जनसुराज से चर्चा है कि आनंद सिंह लड़ेंगे, तो क्या वहाँ राजपूत को उतारना है? नहीं, अभी उसमें कोई फाइनल नहीं है हमारा कि हम किसको वहाँ से इलेक्शन लड़ाएंगे। तो और भी बिरादरियाँ मजबूत है, वहाँ दलितों का भी बड़ा वोट है, हाँ, मुसलमानों का भी अच्छा खासा वोट है। तो हम देख रहे हैं कि किसको हम जो है वहाँ पर लड़ाएं। कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि हम राजपूत को ही लड़ाएंगे, हम दूसरी बिरादरी के लोग भी आ सकते हैं, हमसे लड़ सकते हैं। सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है सर। हाँ, एक्चुअली मानी बात है कि 2025 का इलेक्शन है, अब तो सब सामने ही है, 1 साल भी नहीं ज़्यादा समय रहा है। तो ये 4 जो उपचुनाव है, तो एक तरह से सेमीफाइनल समझ सकते हैं, उसकी तैयारी हम यहाँ पर मजबूती से लड़ेंगे। तो इसका जो है सो वो जाएगा, अच्छा एक न्यूज़ बनेगा, वो आगे जाएगा। विधानसभा के इलेक्शन जो 25 को होंगे, उसमें हम और सादी सीटों पर लड़ पाएंगे नेचुरली। आप लोग को सर वोट कटवा के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, खासकर RJD कहती है कि AIMIM जो है वोट कटवा है। इस बार वोट काटने के लिए उतर रहे हैं मुसलमानों का, RJD को डैमेज करने के लिए, जीतना भी एक उद्देश्य है। देखिए, ये बहुत पुरानी चीज़ हो गई है, बार बार किसी को वोट कटवा करवा, कहीं पे मैं सवाल कर रहा हूँ कि राजद जाकर दिल्ली में इलेक्शन लड़ती है तो किसका वोट काटती है? तो यह कांग्रेस जो है कल मगरबी बंगाल में इलेक्शन लड़ती है तो तृणमूल का वोट काटती है। तो वो कोई बात नहीं है, हर पार्टी अपना इलेक्शन लड़ती है, अपने सिद्धांतों पर लड़ती है। हर पार्टी, कोई पार्टी किसी का वोट कटवा नहीं, मैं किसी को नहीं कहता हूँ वोट कटवा। ये उन लोगों की बीमारी हो गई है कि वो समझते हैं कि शायद मुसलमान उनका कोई कैप्टिव वोट है या ऐसे बंधुआ मजदूर है, कि अगर कोई पार्टी भी इलेक्शन लड़कर अगर मुसलमानों का वोट लेना चाहे तो वो समझते हैं कि शायद मुसलमान तो हमारा जो है ज़रख़रीद ग़ुलाम है और वो हमको देगा ही, तो दूसरा कोई आदमी के वो इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको वोट कटवा दे देते हैं। वोट कटवा नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंडियन पॉलिटिक्स में हर पार्टी हर जगह अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ रही है और अपने अपने जहाँ जिसका जो है स्ट्रेंथ है, जहाँ उसकी मजबूती है, वहाँ पर वो पार्टी लड़ती है। कोई किसी का वोट नहीं काटता, सब अपना वोट लेता है।
मुसलमान जुड़ रहे हैं आप लोग से, क्योंकि मुसलमान बिहार में देखा जाता है कि पेटेंट तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के वोटर हैं। पिछले 30 सालों से एक रिकॉर्ड है, पासमानदा जदयू के साथ चले गए हैं। तो मुसलमान जब तक नहीं जुड़ेंगे पार्टी मजबूत कैसे होगी सर बिहार में? नहीं, जो कि वो परिस्थिति का मामला था। कोई ऐसा था कि 1989 में जब भागलपुर का राइट हुआ, तो भागलपुर का राइट होने के बाद जो है मुसलमानों में बड़ी नाराज़गी हुई थी कांग्रेस से। उसके पहले तो आपको मालूम है कांग्रेस का शासन रहा था ज़्यादातर बिहार के अंदर। तो कांग्रेस को जब मुसलमानों ने छोड़ा, तो उस समय 1990 में जो पार्टी बनी थी राजद, लालू जी ने बनाया था, उसकी तरफ लोग आए। तो वो ऐसा नहीं है कि लालू जी के लिए कोई ख़ास प्रेम था लोगों की चूंकि नाराज़गी थी कांग्रेस से, तो कांग्रेस को छोड़कर वो राजद उनका जो ऑप्शन बना था, तो राजद साथ के रहे। लेकिन ये आपको बाद में भी चला कि जब नीतीश जी भी आए, नीतीश जी जब भाजपा के बगैर इलेक्शन लड़े, तो उस समय भी मुसलमानों ने नीतीश जी को भी, जदयू को भी वोट दिया था। लेकिन नीतीश जी को मुसलमानों ने उस समय वोट नहीं दिया जब वो भाजपा के साथ लड़ते हैं। ये तो ऐसी बात नहीं है कि कोई लालू जी के साथ उनका जो है हमारा कोई हो गया है, कोई बॉन्ड बन गया है कि हम उन्हीं को वोट देंगे। हम तो सब लोगों को मिलकर पार्टी वोट देते हैं। भाजपा के अलावा हम सारी पार्टियों को वोट देते हैं जो बिहार में कहीं कहीं हमको भी लड़ा है, कहीं हमने वीआईपी को भी वोट दिया है, कहीं पर हमने बसपा को वोट दिया। आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो 2020 में हमारा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, जीडीए बना था, जिसमें एमआईएम थी, बसपा थी, देवेंद्र जी की पार्टी थी, देवेंद्र यादव जी की पार्टी थी, और फिर उनकी पार्टी रालोसपा थी। तो उसके साथ हम लोगों ने सारी सीटों पर इलेक्शन लड़ा था। तो ऐसी बात नहीं है, हम सारे लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। भाजपा के अलावा हम किसी को पार्टी को वोट दे सकते हैं। चलिए, राणा रणजीत सिंह भी है हमारे साथ। सर, चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? आप तो कई दिन से पार्टी में, शिवर में आप चुनाव भी लड़े, तजुर्बा भी आपको हो गया है। दाल गलेगा एआईएमआईएम का बिहार में इस बार, क्योंकि बड़ा कठिन चुनाव है। प्रशांत किशोर भी एंट्री मारती है। प्रशांत किशोर जी ने एंट्री किया, उनका स्वागत है और अच्छी बात है। हमारे लिए भी जो है एक बेहतर, हम लोग चाहते हैं कि लड़ाई जो दो तरफ का था, आर पार की लड़ाई नहीं होकर के लड़ाई अब 4 हिस्से में बटेगा, तो निश्चित रूप से आंकड़ा जो है, जीत का आंकड़ा छोटा हो जाएगा। और जिन 4 चुनाव, विधानसभा की बात आपने कही है, बेलागंज हो चाहे इमामगंज हो, तो हर जगह पे आप अगर, चूँकि ये है तो सेकुलर पार्टी, मैं खुद एक हिंदू का लड़का हूँ और इस पार्टी की ताकत को जानता हूँ, इसलिए मैं इस पार्टी से चुनाव हारने के बाद भी जुड़ा हुआ हूँ और उतनी ही शिद्दत से काम कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से कि मुसलमान का वोटर्स हमारे तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो दोनों इमामगंज और बेलागंज में खास करके, तो मुझे लगता है कि 50% मुसलमान हमारे साथ रहेगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड की लड़ाई या कोई भी लड़ाई मुसलमान की होती है तो कोई नहीं लड़ता है, क्योंकि बैलेंस बनाने की वजह से लोग नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हम लोगों ने, हमारे अख्तरुल ईमान साहब प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर प्लेटफॉर्म पे बहुत मजबूती से वक्फ बोर्ड की लड़ाई को लड़ा है और निश्चित रूप से ये सब ने देखा है। और मुसलमानों का ये घाव जो है ये तरोताज़ा है। तो ये चुनाव जो होगा, और ये चुनाव सरकार बनाने और बिगाड़ने का नहीं है, ये अपनी ताकत, अपनी क़यादत की बात जो लगातार मुस्लिम समाज जिसके लिए लड़ रही है, तो ये एक मौका है अपने आप को साबित करने का कि भाई हम अपनी क़यादत कैसे मजबूत करें और अपनी पार्टी को, आज अगर हर जाति का पार्टी बन सकता है, सहनी की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, मांझी की पार्टी है, तो एक मुसलमान की पार्टी अगर पनप रही है तो उसमें बुरा क्या है। तो इस बार ये एक जनाधार, एक देखिएगा आप, कम से कम हम लोग 2 सीटों पे बहुत मजबूती से जीत का दावा करेंगे। अब वो देखेंगे अब कैसे क्या होगा। अब हम लोग, चूँकि कई बायोडाटा हम लोग के पास आए हैं, हमारे जो प्रदेश के महासचिव साहब हैं, वो सब लोग लगभग हर विधानसभा से 8-10 बायोडाटा हम लोग को आया है। स्क्रूटनी का दौर चल रहा है। कुछ और नए बायोडाटा लगातार, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब बैठे हैं, उनके पास लगातार इस तरह के फ़ोन कि भाई हम लोग भी संभावित उम्मीदवार के रूप में अपना दावा देना चाहते हैं। तो कई ऐसे आवेदन हम लोग के पास बायोडाटा लगातार आ रहे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब किशनगंज से इधर लौटते हैं, सीमांचल से, तो बैठ करके हम लोग अगले 2 से 3 दिन के अंदर कैंडिडेट को जो है डिक्लेयर कर देंगे। और 25 तारीख संभवतः लास्ट डेट है नामांकन का। और आप देखेंगे कि इस बार चुनाव जो है बहुत ही मजबूती से, एआईएमआईएम का चुनाव, चूँकि सीमांचल में आप जैसे पटना के पत्रकार जाते नहीं थे, क्योंकि सीमांचल को तो बिहार का आप लोग मानते भी नहीं है, आप उसको दूसरा हिस्सा मानते हैं। तो निश्चित रूप से ये पार्टी सीमांचल की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब बाकी इलाकों में भी बहुत मजबूती से लड़ रही है। और आप देखेंगे कि बहुत ही मजबूती से, और इस चुनाव में एमआईएम लड़ेगी और सफलता भी मिलेगा। और अपना जनाधार, अपने वोटर्स, अपने जो, राणा जी, एक सवाल है कि चुनाव इस बार शाहाबाद और मगध डिवीजन में हो रहा है। 2 सीटें जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इमामगंज और बेलागंज मगध डिवीजन का है, तरारी और रामगढ़ शाहाबाद का है। वहाँ पर पार्टी कितना काम की है? चूंकि जो प्रत्याशी होंगे उनका तो एक छवि होगा ही, लेकिन इससे अलावा पार्टी मैटर करेगा। तो एआईएमआईएम क्या पहुँचा है शाहाबाद तक, मगध डिवीजन तक? देखिए, पिछले बार जो 2nd नंबर पे थे, मात्र शायद 1000 से होगा, तो बसपा के जो कैंडिडेट थे, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि बसपा और एआईएमआईएम
गठबंधन में थी और जी उनसे भी लगातार बात हो रही है कि भाई इस बार कैंडिडेट आप ना उतारें, हम लोग का साथ दें, ताकि हम लोग जो 1000 का मात्रा था वो हम लोग बढ़ा करके वो चुनाव को जीतेंगे। और निश्चित रूप से अगर MIM और उनका गठबंधन होता है तो वो मजबूत होंगे। जो पिछले बार मात्र 1000 या 1500 का मामला था, तो आप और उसके अलावा आप जो चैनपुर से जो विधायक आपके हैं, जो मंत्री भी हैं जमा खान साहब, वो भी MIM के ही समर्थन से चुनाव को जीता उन्होंने। बसपा के साथ वो हमारा जो गठबंधन बना था उसमें वो थे, तो उस इलाके में तो बहुत मजबूत हैं। शाहाबाद जो आपने बोला है, उस इलाके में तो हमारा संगठन बहुत मजबूत है और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी दीवानगी वहाँ बहुत ज़्यादा है। कई इलाकों में हम लोग अभी गए थे, चुनाव के दरमियान मीटिंग किया है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के बहुत दीवानगी है और उनके चाहने वाले बहुत लोग हैं। चलिए, तो देखिए तैयारियां जो है वो पूरे शुमार पर है, स्क्रूटनी चल रही है, कई प्रत्याशियों के नाम भी आ रहे हैं। 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा कि AIMIM की तरफ से जो बिहार की 4 विधानसभा सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं उस पर कौन कौन प्रत्याशी होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।